जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में बाकी है लगभग 2 महीने। फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू हम देखते हैं किस टॉपिक का कितना वेटेज है। मैकेनिक्स टोटल 3 यूनिट्स हैं, 3 चैप्टर्स नहीं 3 यूनिट है। वो मिलती है हमें मॉडर्न फिजिक्स। वो 5 अच्छे खासे लेवल के होते हैं। हम टारगेट करेंगे वो इजी टॉपिक्स किन टॉपिक्स से बनते हैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपका वेव्स या थर्मो थे, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इन पे क्वेश्चंस आए तो आप डेफिनेटली कर लीजिए शॉर्ट नोट्स बनाने, साथ ही साथ तो आपको पीवाईक्यूज का आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेलो एंड वेलकम जेई मेंस एस्पिरेंट। जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में बाकी है लगभग 2 महीने, और इन 2 महीनों में हमारी क्या प्लान्स और स्ट्रैटेजी हो कि हम एक अच्छे मार्क्स के साथ साथ एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सके। हाय वेलकम, मैं हूं सार्थक सार्थक सिंह, फिजिक्स फैकल्टी एट लखनऊ विद्यापीठ सेंटर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ स्ट्रैटेजी जिससे हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करें, साथ ही साथ एक बेटर रैंक जेई मींस के इस अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में ला पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू। हम देखते हैं किस टॉपिक का कितना वेटेज है और किस टॉपिक पे हम काम करके अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। पूरे टॉपिक का वेटेज देखें तो फिजिक्स, हमारी पूरी फिजिक्स 6 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें सबसे पहला और बड़ा पार्ट आता है हमारा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की यूनिट सबसे बड़ी और इस वाले पार्ट का सबसे ज्यादा वेटेज भी होता है मैकेनिक्स। सेकंड यूनिट आता है हमारा क्लास 11 से ही, हीट एंड थर्मो। एंड इसके बाद थर्ड यूनिट जो क्लास 11 की है वो आती है वेव्स। ये टोटल 3 यूनिट्स हैं, 3 चैप्टर्स नहीं 3 यूनिट है क्लास 11 के। और जब हम क्लास 12 में जाते हैं तो हमें फिर से 3 यूनिट देखने को मिलते हैं, और यहां पे सबसे बड़ी यूनिट मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड इसके बाद जो सेकंड सेकंड बुक में देखने को मिलता, हम देखते हैं ऑप्टिक्स। एंड फाइनली आखिरी यूनिट जो मिलती है वो मिलती है हमें मॉडर्न फिजिक्स। तो इन टॉपिक्स का, इन पूरे यूनिट्स का जो पिछले कुछ सालों में वेटेज रहा, उसका एक परसेंटेज मैंने कैलकुलेट किया। जो हमें देखने को मिला, ये मैकेनिक्स जो फिजिक्स के, पूरी फिजिक्स की जान होती है, तो यहाँ का वेटेज भी सबसे अच्छा खासा है। पूरी पूरी मैकेनिक्स ऑलमोस्ट 35% क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम जेई मेंस में आए हुए वो इस मैकेनिक्स से पूछे गए। तो क्लास 11 का इवन पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमारा है मैकेनिक्स। सेकेंड रैंक पे आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसकी ऑन एन एवरेज 27% वेटेज। और ये वेटेज लगभग में कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये पिछले साल के पेपर्स के हिसाब से ये परसेंटेज कैलकुलेट किया। तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखें तो हमें मिलता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसका वेटेज है ऑलमोस्ट 17%। तो ये 3 बड़े बड़े यूनिट्स हैं। इनके अलावा भी 3 यूनिट्स हैं, जैसे कि हमारा ऑप्टिक्स, ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास आता। फिर बचा हमारा हीट एंड थर्मो, इसका वेटेज ऑलमोस्ट 7%, और वेव्स इसका वेटेज थोड़ा कम है। तो अगर ये परसेंटेज देख के अगर आपको लगे कि इसमें से 2 यूनिट मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इनको कर लेते हैं, आधी से ज्यादा फिजिक्स यहाँ कवर हो गई, तो आपको रुकना होगा। ये वेटेज दे रखा, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो हमारी पूरी फिजिक्स में जो जेई मेंस के एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आएंगे। उन 25 में ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन एक लेवल के होते, क्वेश्चन की भी कैटेगरी है। अब क्वेश्चन की कैटेगरी जैसे कि अगर ऑन एन एवरेज हम देखेंगे कि हर बार जेई मेंस के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब अगर आपने पीवाईक्यूज देखा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लॉज जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये 10 क्वेश्चंस मान के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको करने में 1 से 1.5 मिनट के अंदर इन क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हो, और ये ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमारे आते हैं 10 और सवाल जिनके लिए थोड़ा आपको फाइट करना पड़ता है। फाइट करना मतलब ये ऐसे सवाल नहीं कि आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, आपको आंसर मिला। आपको इन क्वेश्चंस के लिए कनेक्ट करने पड़ते हैं। ये वैसे सवाल होते हैं जिसमें 2-2 चैप्टर्स को मिक्स करके ये सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल 1 से 2 मिनट इसमें भी टाइम लगता है, बट ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट लेते हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाते हैं।
तो ये सवाल आते हैं लगभग 10, ये इजी आते हैं 10, 10 आते हैं हमारे मॉडरेट, एंड इसके अलावा जो बचे 5, वो 5 अच्छे खासे लेवल के होते हैं। हम टफ बोल रहे हैं, टफ बोलने का मतलब ये ऐसे सवाल जो दिमाग घुमा देंगे। एग्जाम में जब आप इन्हें करने बैठोगे तो इन क्वेश्चंस को करने में 4 मिनट 5 मिनट तक का भी टाइम लगता है, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम सजेस्ट करते हैं कि इनिशियली इनको अवॉइड कर दो। अवॉइड करने का मतलब ये कि इन क्वेश्चंस को आपको करना है, बाद में करना जब आपके पास टाइम बचे। अगर टाइम नहीं बचता तो इन क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी दोगे तो आपकी रैंक और मार्क्स पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सवाल, ये जो 10 सवाल है इजी क्वेश्चन, अगर इसमें से आपने 1-2 सवाल भी छोड़े तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ये तो करना ही है, और साथ साथ मॉडरेट क्वेश्चन में भी हमें फाइट करना है कि हम एक ठीक ठाक स्कोर कर सके। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो बिल्कुल ही अभी तक 2 साल भर 2 साल कोचिंग तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अपना फाउंडेशन, उनका बेस अभी तक स्ट्रांग हुआ नहीं। तो आपको वो टॉपिक चूज करने हैं कि जिनसे श्योर शॉट है कि आपके मार्क्स तो आ ही जाएं। तो हम टारगेट करेंगे वो इजी टॉपिक्स, इजी क्वेश्चन किन टॉपिक से बनते हैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और फिर मॉडरेट वालों के लिए भी हम बात करेंगे। अब पिछले स्लाइड पे हम, तो मैंने आपको परसेंटेज बता दिया था कि किस टॉपिक से कितने परसेंटेज क्वेश्चंस का क्या रेशियो है, ये परसेंटेज तो हमने बात किया था। बट अगर आप सोचोगे कि हम एक काम करते हैं मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लेते हैं, बाकी ये छोटे यूनिट्स है, वेव्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स, ये छोटे यूनिट्स है, इनको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत है। मान लीजिए आपका वेव्स या थर्मो से कोई इजी क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले वाला, और आपने उसके छोड़ दिया, तो ये आपके लिए बहुत नुकसान दे सकता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको हर एक चैप्टर के थ्रू होके जाना पड़ेगा। आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले और उनके बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक लॉज होते हैं, वो आपको कम से कम पता होना चाहिए। आप जेईई मेंस के एग्जाम में पूरी तरीके से कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, अगर आपसे कोई बोले कि ये टॉपिक्स छोड़ दो, ये टॉपिक्स कवर कर लो, जेईई मेंस में ऐसा हम नहीं कर सकते। आपको हर एक टॉपिक को करना, एक चीज कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स को कम कम मतलब उस पर कम टाइम देके सिर्फ फॉर्मूले और बेसिक लॉज समझ सकते हैं। हम डिटेल में उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अवॉइड कर सकते हैं, बट हर एक फॉर्मूले, हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूले और बेसिक हमें आने ही चाहिए। तो एक चीज इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स, गो थ्रू ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। चैप्टर्स फॉर्मूले, ये चीज आप स्किप नहीं कर सकते। आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले देखने ही पड़ेंगे। अब मैं अगर ये बोल रहा हूँ पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, डरना नहीं आप। पूरी फिजिक्स जैसे कि ये जो टॉपिक्स है, हीट थर्मो हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, तो इनके जो बेसिक्स गो थ्रू करना है। एनसीईआरटी लेवल पे जो फॉर्मूले हैं उसे हमें रीड करके आगे बढ़ना है, हमें बहुत डिटेल में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। पॉइंट 2 अगर देखें, पहली बात हो चुकी है कि सारे चैप्टर्स हमें देखते हैं। अब हम अगले स्लाइड में मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मतलब उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे और वो टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते, उस टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हर यूनिट वाइज मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, उसको हम ध्यान से समझेंगे। इससे पहले एक और बात, जब आप इन चैप्टर्स के थ्रू जाएंगे तो आपको साथ ही साथ प्रिपेयर करने शॉर्ट नोट्स। हाँ, आपने ये नाम सुना होगा शॉर्ट नोट्स। इस वजह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि शॉर्ट नोट्स जिसका आखिरी समय में, आखिरी के एक हफ्ते में हर एक चैप्टर को अगर आपको रिवाइज करना है, हर एक चैप्टर के फॉर्मूले याद रखने हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। फॉर्मूले 2 से 3 बार जब आप याद करोगे तब जाके फाइनल एग्जाम में आपके साथ रह पाएंगे। आपको इसके साथ साथ, अगर मैंने जो लेवल बताए थे क्वेश्चंस के, इजी और मॉडरेट, ये इजी वाले क्वेश्चन ही अगर आपको करने हैं तो इसको करने के लिए आपको कम से कम पीवाईक्यूज अपने जो हैं, पीवाईक्यूज मैं आपको 6 साल के बता रहा हूं, और ये जो 6 साल है ये 2019 से लेके पिछले साल 2025 के जितने पीवाईक्यूज आए हर एक चैप्टर में, अगर आप काउंट करोगे तो ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक चैप्टर में आपको 40 सवाल के आसपास ये पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो आपको अगर ये चैप्टर्स बेसिक से तैयार करने तो आपको सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, और लगभग 40 सवाल
एक चैप्टर से अगर आप कवर करोगे तो आपका एक बेसिक लेवल पे तैयारी हो जाएगी, और इतना करने के बाद आप श्योर शॉट ये 10 इजी वाले क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, ये कर सकते हो, और आप इन क्वेश्चंस में भी फाइट कर सकते हो। इन क्वेश्चन में और अच्छा मेहनत करने के लिए आखिरी समय में, जब आपको जाने से पहले लगभग 1 महीने पहले, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो आपको ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको स्क्रीन पे बैठ के 3 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पेन पेपर की आदत होती है। जब हम स्क्रीन पे जाते तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसे मेंटेन करने के लिए हमें 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें स्क्रीन के सामने बैठ के देना पड़ेगा। आप फोन से दे सकते हो, लैपटॉप या घर पे कहीं कंप्यूटर हो, कहीं से भी ये, लेकिन टेस्ट देने की प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप टेस्ट दोगे तो आप टाइम मैनेज करना सीखोगे, और साथ ही साथ आपको अपनी गलतियां सीखने को मिलेंगी वहां पे। जैसे कई बार होता है कि हम कुछ बहुत माइनर सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, हम कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, कोई फॉर्मूले में अगर गलतियां हो रही है, तो जैसे ही आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो उस टेस्ट की प्रैक्टिस से आपको फॉर्मूले भी याद होंगे, और साथ ही साथ जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट में लैक होंगे वो भी धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा। ये हुए सारे टॉपिक्स के वेटेज की बात। ये पॉइंट्स आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखने हैं, ये फॉलो करके जाना है। ये मैंने बताया क्वेश्चंस के लेवल के बारे में कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा। अब मैं आपको यूनिट वाइज बताते जाता हूं कि कौन से चैप्टर, ये मैकेनिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको कवर करके जाना है। मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में ऐसे टॉपिक जिन्हें आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको डायमेंशन निकालना आना ही चाहिए। आप अगर पुराने साल के पेपर देखोगे तो हर बार डायमेंशन का एक सवाल तो मिलेगा, और इस डायमेंशन को निकालने के लिए आपको सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले चाहिए। जो मैंने पहले बताया कि आपको हर एक चैप्टर के फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो आप किसी भी फॉर्मूले में कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशन के साथ साथ इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक जुड़ा होता है जिसका अच्छा खासा वेटेज है। हर एक साल नहीं तो एक साल के ब्रेक में एक क्वेश्चन रिपीट होता है, वो टॉपिक है हमारा एरर। इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे, इजी टॉपिक्स है। आपको डायमेंशन निकालना सीखना है, डायमेंशन के एप्लीकेशन चाहो तो स्किप कर सकते हैं। फिर अगला 1D में 1D के जो फॉर्मूले, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के जो फॉर्मूले, वो सारे बेसिक होते हैं। आपको वो फॉर्मूले तो आने चाहिए। उसका एप्लीकेशन जाके हमें देखने को मिलता है अगले चैप्टर में, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। आपको प्रोजेक्टाइल अच्छे से करके जाना, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, स्पेशल केसेस, और इसमें स्पेशली इक्वेशन जो मिलती है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके जो सवाल है वो आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी समझ के जाना, और उसके 2-3 सवाल कम से कम प्रैक्टिस करके जाना है इस प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट में। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम जैसा टॉपिक मिलेगा। इस एनएलएम में मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो इस टॉपिक में कम से कम एफबीडी बनाना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इस एफबीडी की जरूरत हमें आगे चल के ऑलमोस्ट किसी भी चैप्टर में आगे चल के यूज हो जाएगा। तो एफबीडी बनाना अगर नहीं आता तो सीख ले। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ही बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर कोचिंग कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है, तो उम्मीद करता हूं आपको एफबीडी बनाने, न्यूटन्स लॉ के बेसिक फॉर्मूले, इम्पल्स का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला, उनके बीच रिलेशन, ये सारी चीजें आपको आती होंगी। तो आप एफबीडी बनाना सीखिए। इसके आगे जो चैप्टर आएंगे, फ्रिक्शन में आप सिर्फ इतना सा डिफरेंस समझ लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कब कौन सा लगेगा, एंगल ऑफ रिपोज, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको इनके थ्रू होके जाना है। इसमें एक टॉपिक आएगा टू ब्लॉक फ्रिक्शन में आता है। आप चाहे तो फिलहाल में उसको स्किप कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें सर्कुलर मोशन आएगा। सर्कुलर मोशन में भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले आप देख लेना, स्पेशल केसेस देख लेना, जैसे एंगल ऑफ बैंकिंग आता है, कोनिकल पेंडुलम का एंगल आता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको आप देख लेना। इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो हमें टॉपिक मिलेगा वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में फिर से बोल रहा हूं, आपको फॉर्मूले देखने हैं। इस टॉपिक में बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस थ्योरम को बहुत अच्छे से करना है। इसके 2-3 न्यूमेरिकल चाहो तो ट्राई कर लेना कि आपको आइडिया मिल जाए कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से स्किप करने हैं। इसमें जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे टॉपिक मिलेगा पावर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंस्टैंटेनियस पावर, एवरेज पावर, इसके कुछ केसेस हैं।
वो कर लेना, इससे भी सवाल बनेगा तो इजी सवाल बनेगा, आप कर सकते हो। और पावर के साथ साथ यहाँ पे मिलेगा आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे इसके स्पेशल केसेस कर लेना। अब वर्टिकल सर्कुलर करने के लिए आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए, आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना आना चाहिए। तो ये चीजें आपके पुराने इससे पहले के टॉपिक है, वो अगर सीख लोगे तो आपका वीसीएम और इसके रिजल्ट्स ये आपको करके जाने हैं। फिर अगला जो टॉपिक आएगा सेंटर ऑफ मास के जो फॉर्मूले, आप इसमें डिटेल में नहीं भी जाओ तो सेंटर ऑफ मास जो स्टैंडर्ड बॉडीज होती है उनके फॉर्मूले आपको याद करके जाने। फिर इसके बाद आगे जब जाएंगे तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन के सवाल मिलेंगे। तो कोलिजन में जब आप जाना तो कोलिजन के स्पेशल केसेस कुछ हैं, कोलिजन के स्पेशल केसेस हैं, मैं आपको याद दिलाऊं कौन कौन से स्पेशल केसेस। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है, इक्वल मास के बीच वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, ये केस। एक हैवियर मास एक स्मॉलर मास से जब इलास्टिक कोलाइड करता है, तो ये दो केस यहाँ पे बनते हैं। ये स्पेशल केसेस आप कोलिजन के करके जाना, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हम कर पाएंगे। फिर आगे बढ़े तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, चैप्टर का नाम है रोटेशन। लेकिन रोटेशन में आप एक चीज बिना छोड़े जाना ही मत, सॉरी, एक टॉपिक जिसको बिना किए जाना ही मत, छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको छोड़ के नहीं जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक सवाल बनेगा ही। रोटेशन बहुत हैवी चैप्टर है, इसमें आगे चल के और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको टॉर्क सीखना होगा, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, और आखिरी में इसके साथ एक और चीज सीख लेना। ये बीच के जो मैंने नाम लिए आप इन्हें छोड़ सकते हो, फॉर्मूले बस देखना, डिटेल में ना पढ़ना, लेकिन फॉर्मूले देख लेना कम से कम। आखिरी में इसमें रोलिंग आता है, और रोलिंग में भी रोलिंग के कुछ केसेस आते हैं, प्योर रोलिंग, और उसमें जो इंक्लाइन प्लेन के फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन वैसे बनते हैं, पहले आ भी चुके हैं कि सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग डिस्क एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे छोड़े जाते हैं, सबसे पहले कौन गिरेगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा, किसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, इनके फॉर्मूले हैं। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइन, ये वाला फॉर्मूला तो करना, और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी देख लेना। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को सीखने में आपको फिर से जरूरत पड़ेगी एफबीडी की। तो एफबीडी और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज मैं गलत बोल गया, एफबीडी की जरूरत पड़ेगी, और इक्वेशन टॉर्क की कैसे लगाएंगे, यहाँ पे करके आप रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। फिर आपके सामने एक नया चैप्टर आएगा जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कर लेना, कंप्लीट कर लेना। फायदा ये होगा कि ये जो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट है, ये आगे चल के क्लास 12 जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है, वो आई होप 12th में जो लोग भी हैं इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैट आपने किया है तो आपको ये ग्रेविटेशन करने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे। इसमें एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सारे जो केसेस आते हैं उसके फॉर्मूले वगैरह आप देख लेना, और ये टॉपिक भी स्किप मत करना, ये टॉपिक भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स आते हैं, आपको इलास्टिसिटी मिलेगा। आपके सामने जो चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी, इसके फॉर्मूले, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये जो फॉर्मूले, ये भी कर लेना, बहुत डिटेल में ना भी जाना तो कम से कम यंग्स मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से करके जाना। अब आप बोलोगे सर मैकेनिक्स में आपने बताया तो, लेकिन सारे के सारे चैप्टर्स ही बता दिए। तो सारे के सारे चैप्टर्स बोलने का मतलब आपको मैकेनिक्स एक कंबाइंड होती है। अगर जैसे ये एफबीडी है, आपको एफबीडी नहीं आएगा तो आप आगे चल के बहुत सारी चीजें सीख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने बोला एफबीडी सीखिए, एफबीडी सीखेंगे तो आगे भी के भी कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ये जो भी नाम मैंने लिखे हैं इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, मतलब एक सवाल, दो सवाल, और एक अगर कभी एक साल गैप हो गया तो अगले साल पूछा ही पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, पुराने सालों में, पिछले सालों में अच्छे खासे सवाल पूछे गए, ये वो टॉपिक के नाम है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी यूनिट है जिसे हमने नाम दिया था हीट एंड थर्मो, हीट थर्मो कंबाइंड से बोलेंगे। अब ये यूनिट पूरी, आप बोलोगे सर इसका तो वेटेज कम था, 7% के आसपास वेटेज था, स्किप कर दें क्या? बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपने केमिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ा है, गैस के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, और इसमें फॉर्मूले ज्यादा है। जिनको याद करना पसंद है तो उनके लिए फॉर्मूले ज्यादा है, आपको इसमें केटीजी के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं,
थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंट प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सारे डिफरेंट प्रोसेस हैं, उनके फॉर्मूले याद रख रहे हैं। और इसमें भी कुछ छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनका जिनसे सवाल बनते हैं, अच्छे खासे सवाल बनते हैं, उनको भी हमें कवर करना है। वो टॉपिक्स हैं जैसे कि आपको थर्मल एक्सपेंशन, सिंपल एक दो फॉर्मूले का है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं जाना, उस पे क्वेश्चन आएंगे। थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस आते हैं, 4-5 एप्लीकेशन है, एक बार उनके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट देख लेना। फिर इसमें आगे आएगा आपको कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मैं नाम तो लिख दिया हूं, बट ये आपकी चॉइस है, आप अगर टाइम मिले तो इसको सीख लोगे तो अच्छी बात है, सवाल आएगा तो कर लोगे। ये ऐसे टॉपिक है कि इन पे क्वेश्चंस आए तो आप डेफिनेटली कर लोगे। और आखिरी में एक टॉपिक बचेगा हमारा हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर में आपको ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस पे फॉर्मूले बस देख लेना, बहुत डिटेल में इस पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक टॉपिक में यहाँ पे मिस कर गया था, इलास्टिसिटी आ गया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड ये था। फ्लूइड भी एक चैप्टर है। अब फ्लूइड बहुत लेंथी और बड़ा चैप्टर है, तो मैं बोलूंगा कि पूरा डिटेल में नहीं जाने का उसमें, उसमें सिर्फ एक टॉपिक आप कवर कर लेना। इसमें विस्कोसिटी नाम का एक टॉपिक है जिसमें स्टोक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के फॉर्मूले, वो टॉपिक आप कर लेना। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ये टॉपिक आपको कवर करना है। हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी यूनिट है वेब, वेब और एसएचएम। आप चाहो तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, फॉर्मूले सिर्फ देख लेना। एसएचएम में क्वेश्चंस आते हैं जो टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड पेंडुलम का, स्प्रिंग ब्लॉक का, तो ये वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं। और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा देखना है तो वेव इक्वेशन के कुछ सवाल बनते हैं, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। बाकी आप स्किप कर दो क्योंकि वेटेज, हाँ थोड़ा कम वेटेज है, चैप्टर लेंथी है, तो रिकमेंडेड है कि अगर आप इस पे कम टाइम दें तो भी आपका काम चल जाएगा, इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर काफी लेंथी है, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगला यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस पूरे यूनिट में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप क्लास 12th में हो तो इन यूनिट्स के थ्रू अच्छे से आपने इनको पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करना है, और इसकी मदद अगर ये कंप्लीट करोगे तो ग्रेविटेशन में आपको हेल्प मिलेगी। आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन रेजिस्टेंस वगैरह के जो सवाल होते हैं ये करने हैं। किरचॉफ्स लॉ, ये सब चीजें आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, लेकिन ये 10th में आपने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस वगैरह, तो आपको सर्किट वगैरह सॉल्व करना, उसके कुछ इजी मेथड्स हैं, सिमेट्री वाले जो सवाल होते हैं वो, सिमेट्री तो अब कम आता है लेकिन उसमें रीड्रॉ करने का एक मेथड है, वो सारी चीजें आप कर लोगे तो करंट और कैपेसिटर, सर्किट के ही सवाल होते हैं, आप इनको इजीली एक साथ मैनेज कर सकते हो। अगला जो चैप्टर आने वाला मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बायट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ। इस टॉपिक में आप बेसिक फॉर्मूले, मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले सिर्फ देख लेना, और बहुत डिटेल में इसमें आगे जाने की जरूरत है, फॉर्मूले देख लेना। उसमें वो क्वेश्चंस आते हैं, रेडियस, जो चार्ज रिवॉल्व करता है उसके रेडियस का, एनर्जी का, वेलोसिटी का, ये सब फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले आप देख लेना। अगला जो टॉपिक आएगा ईएमआई, फिर से आप इस टॉपिक को चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इस टॉपिक में सिर्फ फॉर्मूले देख सकते हैं, और लेंज लॉ वगैरह के जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले देख लेना। डायरेक्शन देखना, कैसे डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एसी, एसी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एसी, इसमें फेज डिफरेंस वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा इजी पार्ट पड़ेगा, आप एसी वाला पार्ट कवर कर लेना। एसी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा उसका नाम है ईएम बीट्स। ये इतना छोटा चैप्टर है ना कि आप इसे 1 घंटे में कर सकते हो, और इसमें कुछ सवाल, कुछ पैटर्न है जो पूछते ही पूछते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिलेट करके फॉर्मूला, उनके डायरेक्शंस के बारे में, उनके इक्वेशंस के बारे में पूछे जाते हैं। ये ईएम वेव छोड़ना नहीं, इसको करके जाना है, इजी टॉपिक है, इसे स्किप नहीं करना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के अगले यूनिट के तरफ, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स, दो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिजिक्स का इंडिविजुअल सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इसमें आपने क्लास 12th में कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। आप बेसिक इसमें 2 टॉपिक में बोलूंगा, इसको अच्छे से कर लेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ये कर लेना,
स्नेल्स लॉ, उसके फॉर्मूले देख लेना और कुछ सवाल देख लेना। और जो दूसरा वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये टॉपिक करना है। बाकी आगे पोलराइजेशन के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है फॉर्मूले देख लेना, लेकिन वाईडीएससी कर लेना, इसके अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। बात करें अगले और आखिरी मॉडर्न फिजिक्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसे स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसमें जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं भी आएगा तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे आप केमिस्ट्री में भी देखते हो, फिजिक्स में भी देखते हो। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, आपका सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आपको इक्वेशन वगैरह जो ग्राफ बनते हैं स्पेशली वो सारे एक बार कवर कर लेना। इजी टॉपिक है, आप इसको कर सकते हो। दूसरा जो टॉपिक आएगा, एक आएगा एटम और उसके साथ साथ आएगा न्यूक्लियाई। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये एटम न्यूक्लियाई, इसके फॉर्मूले, इसके कुछ सवाल पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जाना, इसको छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक कवर करके जाना है। और इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें हाफ लाइफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर है, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे सवाल बनते हैं, लॉजिक गेट्स। तो भी स्टार्ट कर देता हूं। लॉजिक गेट्स 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे मेहनत करना और ये टॉपिक कवर कर लेना। तो ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि फिजिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरी जो समरी है कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, हर एक चैप्टर के फॉर्मूले आपको कवर करके जाना है। हर एक चैप्टर के आप जब फॉर्मूले याद करेंगे, उनको उनके शॉर्ट नोट्स, उन फॉर्मूलों को एक जगह लिख लेंगे, फॉर्मूले को 2-3 बार रिवाइज करेंगे। और जेईई मेंस सिर्फ फॉर्मूले का एग्जाम नहीं है, नीट होता तो अलग बात होती। जेईई मेंस में आपको फॉर्मूले और उसके एप्लीकेशन भी करने होते हैं। तो उन एप्लीकेशन को कैसे फॉर्मूले लगाने, आप सिर्फ 5 से 6 साल के पीवाईक्यू उठा के देख लेना, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि एनटीए वाले किस पैटर्न पे सवाल करते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, साथ ही साथ 40-50 सवाल, 40 सवाल मान के चलो एक चैप्टर के कर लोगे तो आपको पीवाईक्यूज का आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनका वेटेज मैंने आपको दिखाया। आई होप आपने इससे कुछ सीखा और इसको इम्प्लीमेंट करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम। अच्छे से फोड़ के आना, सर जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।